Aditya Birla Group, taking India to the world. और यहाँ पर अब फोकस करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मुद्दे पर, और वो है इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस हर एक इन्वेस्टर लेना चाहता है, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या फिर टैक्स प्लानिंग के लिहाज से। हमारे पास एक ईमेल आया है आदित्य शर्मा का। ये जानना चाहते हैं कि इस बार मेडिक्लेम के प्रीमियम पर कितनी टैक्स में छूट मिलने वाली है, और साथ ही 5,000 रुपए तक के हेल्थ चेकअप पर जो छूट मिलेगी टैक्स से, वो क्या 15,000 रुपए के ऊपर होगी या इसी के साथ होगी? बताइए गौरव, इसके बारे में क्या कहना है? एटीडी की जो 15,000 की लिमिट थी उसमें कोई चेंज नहीं है, और जो 5,000 की बात है वो 15,000 में से अगर 5,000 रुपये आपने सेल्फ डायग्नोस्टिक चेक पे इस्तेमाल किए तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ओवरऑल लिमिट 15,000 रहती है। या तो पूरा का पूरा 15,000 आप मेडिकल प्रीमियम भरने के लिए करें, या उसमें से 5,000 रुपया तक अगर आपने चेकअप के लिए इस्तेमाल किया तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर मैं पहले से ही 15,000 रुपए हर साल मेडिक्लेम के भर रहा हूँ तो फिर 5,000 का कोई फायदा नहीं। और जो नहीं कर रहे हैं वो अब ये फायदा उठा सकते हैं कि 5,000 रुपए का हेल्थ चेकअप करा रहे, हाँ, साथ में टैक्स भी छूट ले। टैक्स भी छूट जाए। पेरेंट्स के लिए भी अगर वो ले लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, तब वहां पर भी बेनिफिट ले सकते हैं। वहां पे और एक बदलाव ये भी है कि सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन पिछले बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 60 साल की कर दी गई थी, लेकिन एटीडी, एटीडीडी और एटीडीडी में 65 साल की थी। ये टाइम वो रेक्टिफाई किया गया है, तो अभी सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन इसमें भी एटीडी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें 60 साल की कर दी गई है। लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को लेके भी कुछ बदलाव किए गए हैं, वहां पर भी जो छूट मिलती है। हेमंत, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, पहले जो प्रोविजन था ये था कि जो आपका जो रिस्क कवर जो है वो 5 टाइम्स तक अलाउड था यहाँ पे। अभी ये कहा गया कि मिनिमम 10 टाइम्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ना ही एटीसी के अंडर आपको टैक्सेशन मिलेगा, और जो मैच्योरिटी के टाइम में जो आपको ई मिलता था वो ईईटी हो जाएगा। तो आई थिंक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सम एश्योर्ड है कम से कम 10 गुना होना चाहिए आपके एनुअल प्रीमियम। यानी कि कार्तिक, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, अगर मैंने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है तो पहली बात तो ये कि अगर मैं साल में 50,000 रुपए से ज्यादा की प्रीमियम भरूंगा तो मुझे टैक्स बेनिफिट 50,000 के ऊपर नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, 100%। और उसके बाद जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, जब सारा का सारा पैसा मुझे आएगा, तब टैक्सेबल हो जाएगा। तब टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज द प्रोविजन एट द मोमेंट। और ऐसे में तो सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों के लिए जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेती है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज, यूलिप पॉलिसीज, जो भी पिछले 5 मैं एक काम करूं, 31 मार्च के पहले एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले लूं अगर लेना चाहता हूं तो। क्यों खर्च करना है आपको? वैसे भी सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज में एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि हालांकि टैक्स छूट तो मिलती है, लेकिन लंबे अरसे में अगर देखे जाए तो आपको पोस्ट टैक्स इतने रिटर्न्स नहीं है। हमेशा प्लानर कहते हैं, सलाह देते हैं अनिल कि अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को साइड में रखिए, अलग-अलग रखिए। फिर क्या बड़ी वजह है कि ये प्रोविजन लाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस रिस्क कवर के नज़रिए से देखें और ना ही कि इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट के लिए और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स है, उसमें कई सारे में टैक्स बेनिफिट भी है, कहीं में नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस को लोग क्या करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखते हैं तो उनके जो प्रीमियम है उससे जो प्रोडक्ट्स लेते हैं उससे काफ़ी सफिशिएंट कवर नहीं होता। तो हालांकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन डेथ के टाइम पे फैमिली को इतने पैसे नहीं मिलते जितना टर्म प्लान में मिलता है। तो इससे और पॉलिसीज को डिस्करेज करने का ये बात तो साफ है कि जो इन्वेस्टमेंट को आप इंश्योरेंस से अलग रखने की बात कर रही हैं, दर्शक सुने ना सुने, लेकिन हमारे एडवाइजर्स की बात वित्त मंत्री ने जरूर सुन ली इस बार। हम उम्मीद करते हैं। भी नहीं है। एक और चीज में मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसीज कभी नहीं थी। अगर आप पिछले 5 या 7 साल का जो इतिहास है उसको हटा दे तो उसके पहले आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉलिसीज थी। हर एक कंपनी ये पॉलिसी देता था जहां पे आपको जो सम एश्योर्ड होता था वो 20 गुना होता था, 25 गुना होता था। ये पिछले कुछ 5-7 साल की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है, जहां पे कंपनीज ये चाहती थी कि मेरा जो एवरेज टिकट साइज हो प्रीमियम का वो उसको मैं बढ़ा दूं। और ऐसा कोई रूल नहीं था कि कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि सम एश्योर्ड 5 गुना होना चाहिए या 3 गुना होना चाहिए या 8 गुना होना चाहिए। तो ये जो है ये एक मैल प्रैक्टिस भी हो रही थी किसी हद तक, तो वो भी कम हो जाएगी। और जैसे कि गौरव ने कहा कि फोकस होगा कि आपका बीमा हो, आपको सुरक्षा मिले और आपको जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन आपको हासिल हो। अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लाइफ इंश्योरेंस के फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे 3% सर्विस टैक्स और उसके बाद में 1.5%। सो रिस्क कवर के अलावा जो पैसे थे उस पर सर्विस टैक्स भी ये बजट में लागू कर दिया। और इसके बाद शायद प्रीमियम थोड़ा बढ़ भी जाएगा। जब हमने बात की है इंश्योरेंस कंपनी से तो उनका कहना था कि थोड़ा बढ़ोतरी प्रीमियम में होता वो देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बिल्कुल। और अब फोकस करते हैं एक और एसेट क्लास पर, वो है यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भले ही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से इतनी
बहुत ज़्यादा लोग उस फोकस ना करें, लेकिन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बेहतरीन एसेट क्लास है। यहाँ पर एक बड़ा जो बदलाव किया है हेमंत, वो है कि अब अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी शहरों में खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना होगा 1% TDS, और अगर 20 लाख से ज़्यादा रूरल इलाकों में होगी तो 1% TDS लगेगा। इसको देखते हुए किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का जहाँ तक सवाल है, हम आप मान लीजिए अगर अपने लिए आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये बात सही है कि अभी 50 लाख के ऊपर जैसा हमने कहा 1% TDS होगा, बट वो TDS देख के तो अपनी प्लानिंग आप चेंज करेंगे नहीं। मतलब अगर आपको घर चाहिए तो आपको चाहिए, ये बात सही है कि आपकी डेफिनेटली जो है वो उस हिसाब से लागत आपकी बढ़ जाएगी, बट अदरवाइज आई थिंक आपको, जैसा मैंने कहा, अगर आपको एक प्लानिंग करके घर लेना है या चाहते हैं कि आज से उसके लिए आप एक कॉर्पस बनाना शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज़्यादा फर्क आएगा। हाँ, ये बात सही है कि इस प्रोविजन आने से डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। ये पे कौन कर रहा है? ये खरीदने वाला या बेचने वाला? किसके पॉकेट से जा रहा है ये पैसा? ये पैसा खरीदने वाला जो पैसा चुका रहा है वो बेचने वाले का 1% टैक्स डिडक्ट करके सरकार में जमा करवा देगा। अच्छा। और तभी दस्तावेज रजिस्टर होंगे। तो ये पैसे जा रहे हैं बेचने वाले के पास, क्योंकि उसको कैपिटल गेन्स हो रहा है, खरीदने वाले को तो नहीं हो रहा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी खरीदने वाले तो यानी कि जब भी हम जी मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है जब वो डील का प्राइस फाइनल होगा तो मुझे लगता है उसको फैक्टर इन किया जाएगा। नेचुरली सेलर तो यही कहेगा कि आपको लेनी है तो लीजिए, 1% बढ़ा के दीजिए। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते तो बड़ी टेंशन होती है, इतना काम, इतने सारे पेपर वर्क, इसमें थोड़ा और बढ़ गया, जी हाँ, काफी और बढ़ गया, काफी और बढ़ गया। यहाँ पर एक राहत की बात हमारे दर्शकों को ये है कि कुछ आपको वित्त मंत्री दे ना दे, लेकिन हम आपको दे रहे हैं ढेर सारे इनाम जीतने का मौका। आपको देना है कुछ आसान से सवालों के जवाब, और उसके अगर आपने सही जवाब दिए तो आपको ढेर सारे इनाम मिल सकते हैं। इस घंटे का सवाल क्या है आपको मैं बता दूं। इस घंटे का सवाल ये है कि बजट में एक्साइज कितनी बढ़ाई गई है। आपके ऑप्शंस है A 2%, B 9% और C 12%। इस सवाल के जवाब भेजने के लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर लिखना है BMK स्पेस A B या C और भेज दीजिए ये जवाब हमें 51818 पर। चलिए अब फोकस करते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस पर जहां से सीधे सीधे टैक्स में आपको या तो बचत हो सकती है या फिर जो बचत हो रही थी वो अब गायब हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर करते हैं फोकस। हेमंत, 20,000 रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर जो छूट मिलती थी अब नहीं मिलेगी, जी हाँ। क्या करें? देखिए, कुछ कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बात सही है कि पिछले 2 सालों में ATCCF के अंडर 20,000 रुपीज़ तक अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे तो आपको डिपेंडिंग आपका कौन सा स्लैब था उसके हिसाब से आपको फ़र्क पड़ता था। टॉप टैक्स ब्रैकेट में अगर आप थे तो आपको 6,000 रुपये की वहाँ पे टैक्स बेनिफिट में नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस प्रोविज़न को इस साल के बजट में इंक्लूड नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि इस अगले साल में ये जो है बेनिफिट टैक्स का वो नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो आए थे पिछले साल, जिसमें 30,000 रुपये कुछ कलेक्ट किए थे उस पर्टिकुलर 3 या 6 महीने के अंदर, उस पे भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले हेमंत, एक बात तो तय है कि जो 2,000 रुपए की स्लैब पर्सनल टैक्सेशन की जो बढ़ाई 1,80,000 से 2 लाख की, उसमें फायदा हुआ 2,000 रुपए का, राइट? और ये जो 20,000 रुपए की हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीदते थे उसमें टैक्स बचता था 2,000 रुपए, यानी कि मामला बराबर। जी हाँ। अगर आपकी इनकम मतलब कुछ वित्त मंत्री ने दिया नहीं, 8 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स बेनिफिट सिर्फ 2,000 रुपए का था। जी। उसके सामने अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले साल तो वो यहाँ आपका पर निकल गया। इंफ्रा बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे दर्शक ने ईमेल के जरिए पूछा है। दीप्ति चंदानी ने हमें ईमेल किया है। वो जानना चाहती है कि इस बार बजट में जो 60,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात की गई है वो क्या है? ये क्या पिछले साल वाले इंफ्रा बॉन्ड्स की तरह जिसमें 20,000 तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है, या फिर ये कुछ अलग है? गौरव, देखिए, पिछले साल भी ये हुआ था। 2 प्रकार के जो हम ATCCF की बात करते हैं, ये वो बॉन्ड है जहां पे हम निवेश करें तो हमारी इनकम में से उतनी इनकम कम गिनी जाएगी। जैसे कि अगर मेरी इनकम 2,20,000 है और अगर मैंने 20,000 रुपये निवेश किए ATCCF में तो सरकार मुझे 2 लाख पे टैक्स लगाती थी, तो वो टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। वो एक बात है। उसके अलावा पिछले साल टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आए थे जहां पे आपकी टैक्सेबल इनकम में से अगर आप निवेश करते हो तो उसका जो ब्याज आता है वो टैक्स फ्री रहता है। और वो 10 साल 15 साल के प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे आए थे। तो उसमें ये टाइम सरकार ने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पब्लिक इश्यूज आएंगे जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, आपकी टैक्स भरे हुए पैसे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे सामने जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। और ये 10 या 15 साल के अरसे के बॉन्ड होंगे। तो लंबे अरसे के प्लानिंग के लिए अगर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए और अगर टैक्स फ्री चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा प्रावधान है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मामलों पर हमारे काफ़ी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं और एक और दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रणव,
प्रणव बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ 60,000 हम ये सोच रहे थे कि 60,000 जो है अमाउंट जो है हम वो सोचे थे हर साल 20,000 देना है, और जैसे अगर 1 लाख पीपीएफ में डाल देते हैं और 60,000 इसमें डाल देते हैं तो 160 का तो हमारा सेफ है। बट बिकॉज अभी जैसे इन्होंने बताया कि 60,000 जो डालना है वो 15 साल तक है, 15 साल तक लॉक इन करना एट अ यंग एज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है कार्तिक ने 60,000 करोड़ और 60,000 रुपए में, राइट? राइट, एब्सोल्युटली 60,000 करोड़ वित्त मंत्रालय सोच रहा है कि वो इतना जमा करेगा। इंडिविजुअली एज एन इंडिविजुअल एज ए पर्सन 60,000 का कोई फर्क नहीं है। वो 30,000 का लास्ट ईयर उन्होंने कलेक्शन टारगेट था, इस साल 60,000 जमा करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। तो प्रणव जी कंफ्यूज मत होइए। पहली बात, जो पिछले साल लिमिट थी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू करने की सारी कंपनियों को मिलाकर वो 30,000 करोड़ की थी। इस बार वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपए तक के टैक्स फ्री ऐसे बॉन्ड इशू करने की वो इजाजत देंगे। तो एज ए टैक्स पेयर आपके लिए कुछ नहीं बदला है, बदला तो सिर्फ ये कि पिछले साल तक आप 20,000 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में डाल सकते थे, अब नहीं डाल पाएंगे। तो आपके लिए सिर्फ ये एक बड़ी दिक्कत है। तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए तक की लिमिट है। लेकिन एक और बदलाव जो हुआ है हेमंत, उस पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। कैश डोनेशन, पहले एटीजी का बेनिफिट उठाने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम में से जो कुछ भी आप डोनेशन दो उसका फायदा मिल जाता था। अब ये सरकार कह रही कि सिर्फ 10,000 रुपए तक आप कैश डोनेशन दे सकते हो। तो कुछ लोग जो टैक्स प्लानिंग इस एंगल से करते थे उनके लिए झटका है। हाँ बिल्कुल है। आई थिंक काफ़ी सारे प्रोविजन अगर आप इस बजट में देखें, जैसे हमने बात की वो प्रॉपर्टी पे जो 1% का जो टीडीएस था, या जो ज्वेलरी के ऊपर जो 1% टीडीएस है, आई थिंक वो जो कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी थी, या जो बोलते हैं जो अनअकाउंटेड मनी जो उसको प्रॉपर चैनल में लाने के लिए, आई थिंक ये उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन बनाया गया। डेफिनेटली जो उस एंगल से जो टैक्स प्लानिंग होती थी कैश देके, वो डेफिनेटली नहीं हो पाएगी अभी। चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे तीनों खास मेहमान हेमंत, कार्तिक और गौरव हमारे साथ बने रहेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। Fly me to the moon, let me swim among the stars.